हेलो एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में हम 9 दिसंबर के न्यूज आइटम्स देखेंगे। ये 11 न्यूज आइटम्स है जो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप किए हैं। पहला, सेंटर अनवील्स डिस्काउंट टू फ्यूल स्विच टू डिजिटल मोड। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि काफी इंसेंटिव्स मिलेंगे, कंसेशंस मिलेंगे अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज किया जाए तो ये सारे कंसेशंस जो है वो यहाँ लिस्टेड आउट है। जैसे स्टेट ऑयल फॉर्म से पेमेंट डिजिटल पेमेंट करने पर 0.75% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर गवर्नमेंट रन पेट्रोल पंप्स ये अप्लीकेबल है। अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो डिस्काउंट दे सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। 0.5% डिस्काउंट सीजन टिकट्स के लिए, ट्रेल टिकट्स के लिए होगा अगर डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो। सारे रेलवे पैसेंजर्स जो ऑनलाइन टिकट्स बाय करते हैं उनको फ्री इंश्योरेंस कवर मिलेगा अप टू 10 लाख। 8% डिस्काउंट LIC, 10% डिस्काउंट जनरल इंश्योरेंस फ्रॉम PSU फर्म्स। फिर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए 2000 रुपीज तक का। 10% डिस्काउंट होगा टोल पेमेंट्स पे नेशनल हाईवेज पर अगर डिजिटल पेमेंट किया जाए तो ये सारे प्रोविजंस है। इवन किसान क्रेडिट कार्ड जो फार्मर्स के पास है उनको इसके साथ साथ रुपे डेबिट कार्ड्स भी दिए जाएंगे ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्योंकि हमने देखा है डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश क्रंच हुआ है इकोनॉमी में। तो इसको ओवरकम करने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। तो ये एक एडेड बेनिफिट होगा कि इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। सो वो एक पर्पस है। अगला न्यूज आइटम है ट्रिपल तलाक, अ क्रूअल एंड मोस्ट डिमीनिंग फॉर्म ऑफ डिवोर्स प्रैक्टिस बाय मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रिपल तलाक का प्रैक्टिस है मुस्लिम्स में, ये एक्चुअली इवन कुरान और जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स है उनके भी अगेंस्ट है। तो ये उनके ट्रू मीनिंग्स को नहीं समझ के ये किया जाता है। तो देयर इज अ नीड फॉर बेटर क्लैरिटी ऑन दिस। तो डिवोर्स इस्लाम में परमिसिबल है इवन सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस में। ऐसे ही सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। तो ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया है, उस पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट्स दिया है और ऑलरेडी ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी कंसिडरेशन के अंदर है कि ट्रिपल तलाक के बारे में क्या व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना व्यू पॉइंट्स दिया है सुप्रीम कोर्ट को। तो 3 इश्यूज है मेजरली, ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी एंड डिवोर्स इन कोर्ट्स। तो ये कैसे होगा? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एफिडेविट में जो स्टांस उन्होंने लिया था वो ये है कि ट्रिपल तलाक, उन्होंने भी कहा है कि ट्रिपल तलाक एक सिन है, एक गुनाह है इस्लाम के अंदर भी, बट ये अलाउड है। तो ट्रिपल तलाक मतलब कि आप 3 बार तलाक बोल दो एक साथ और डिवोर्स हो गया। तो ये एक्चुअली ट्रिपल तलाक का मतलब ये होता है कि एक बार जब तलाक हुआ, हस्बैंड ने तलाक कहा, उसके बाद पीरियड ऑफ कंसिलिएशन होता है कि आप ट्राई करो कि आप फिर से एक साथ हो, रिलेटिव्स रोल प्ले करे। और ये जब कंसिलिएशन, मीनिंगफुल कंसिलिएशन एक्चुअली किया गया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है और दूसरी बार जब हस्बैंड ने तलाक कह दिया तो फिर से कंसिलिएशन का चांस होता है। फिर कुछ नहीं हो रहा है अगर, और फिर तीसरी बार जब हस्बैंड ने तलाक कहा तो ही ये ट्रिपल तलाक होता है। तो ये पीरियड कम से कम 3 मंथ्स और ऐसे पीरियड होता है जब ये कंसिलिएशन पीरियड कंपलसरी है। तो एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोला गया और उस टाइम पे जो शरिया लॉज होते हैं वो प्रेसिडेंट्स पे होते हैं, जैसे पहले हुआ था वैसे कंटिन्यू करता है। तो उस टाइम पे उसको अलाउ किया गया, उसको कहा गया कि गुनाह है, तुमने गुनाह किया, पर डिवोर्स अवॉर्ड कर दिया गया। तो क्योंकि ये अलाउ किया गया तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये स्टैंड है कि भले ये गुनाह है पर ये अलाउड किया गया तो ये अलाउड। So that is the extent to which they argue on such cases. तो ट्रिपल तलाक का ये एक्चुअल मीनिंग इस्लाम में जो प्रोसीजर है वो ये है कि 3 बार बोलना नहीं है, 3 बार ये अलग अलग टाइम पे होना है। और दूसरा है कि इवन मुस्लिम वुमेन तलाक दे सकती है, उसको बोलते हैं खुला। तो अगर वुमेन तलाक देना चाहती है तो वो खुला के लिए जा सकती है और उसको डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो पॉलीगैमी का है कि पॉलीगैमी मतलब मैन कैन मैरी मल्टीपल टाइम्स। सो ये इस्लाम के अंदर मेल्स के लिए 4 बार शादी, एक साथ 4 शादी अलाउड है। तो ये पॉलीगैमी जो है, अगेन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि ये भी डिजायरेबल नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम नहीं कहता कि मेन करे, पर वो पर्टिकुलर कंडीशंस में अलाउड होती है। तो ये भी अगेन जो मिसयूज होता है, बट
वही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टांस ये होता है कि अगर अलाउड है तो बस अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है. But then what the Supreme Court also says is that it is not an essential part of the religion. कि अगर आप पॉलीगैमी नहीं प्रैक्टिस करते, अगर आप ट्रिपल तलाक नहीं यूज करते, तो इस्लाम का कोई पार्ट वायलेट नहीं होता. तो these are not essential religious practices, and any religious practice cannot contradict the provisions of the constitution. On these two matters अभी कंसिडरेशन में है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर, और हम देखेंगे इस पे क्या रिजल्ट आता है. बट द पॉइंट इज दैट this has to go ahead with consensus, because if the Muslims themselves, because why we had personal laws and not single uniform civil code as such in the country, क्योंकि उस टाइम पे समझा गया था कि population ready नहीं है. The Muslim population, minority population is not ready, and always there is this fear in the minority that they would be overtaken, their religion would not be allowed to survive with the mainstream Hindu religion. So that fear is always there. So what is required is to bring them on board through consensus, through participation. This takes place and the movement goes forward. So present government is very good at advertising and promoting issues. So demonetization is also favored by everybody. So even these issues are favored by Muslims. Such a positive propaganda can take place and steps can be taken forward and these issues can be resolved. And last is divorce in court. So divorce in court should be allowed. That is also one point. So just not by triple talaq and khula, through the court procedure, divorce can be granted. So that is the third point put forth. Then the next news item is Bohra women petition UN to stop female genital mutilation. ये जो female genital mutilation होता है, ये एक genital sex organ है between the legs. यहाँ पे एक clitoris करके एक organ होता है जो वुमेन में इसको म्यूटिलेट किया जाता है, कट किया जाता है, तो इसको फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कहा जाता है. ये जनरली जब गर्ल प्यूबर्टी पे आती है तब उसका ये प्रैक्टिस किया जाता है, मींस व्हेन शी अंडरगोस पीरियड्स. सो दिस प्रैक्टिस इज बेसिकली, इसका रीजन ये है कि clitoris is considered to be a pleasure, sexual pleasure releasing organ. So ये अगर clitoris निकाला जाए तो sexual pleasure reduce हो जाएगा, woman का libido reduce हो जाएगा. Libido is sexual desire. So bringing this down. So ये purpose से ये किया जाता है और ये practice majorly dominant है African countries में. तो काफी सारी African countries में ये prominent है. But अभी जो news है, जैसे ये देखा जाता है, ये based on the prevalence percentage it is shown, और इवन वर्ल्ड वाइड भी हम देखें तो मेजरली ये एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है, अफ्रीका और एशिया, मेजरली अफ्रीका और फिर एशिया. तो यहाँ पे भी ये ओमान, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है. इंडिया में भी रेयर है, लिमिटेड टू सर्टेन कम्युनिटीज. तो प्रेजेंटली न्यूज ये है कि जो बोहरा कम्युनिटी है, तो इसकी वुमेन 30 वुमेन ने एक पेटिशन फाइल किया है, यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा है कि ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इस कम्युनिटी में इंडिया में होता है और ये काफी सीक्रेसी में और साइलेंस में होता है, तो इसको बाहर लाना चाहिए और ये प्रैक्टिस को एंड करना चाहिए. तो इसलिए उन्होंने यूएन को पेटिशन किया है. गवर्नमेंट के बारे में के पास भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो ज्यादा इस पे एनालिसिस और एक्शन नहीं लिया गया है. सो ये हाईलाइट करने के लिए ये बताया गया है. और ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है. सिमिलर एक प्रैक्टिस होती है मेल सर्कमसिशन. सो मेल सर्कमसिशन में जो पीनिस का आउटर स्किन लेयर होता है उसे निकाला जाता है. तो ये मेल सर्कमसिशन भी इस्लाम में, मुस्लिम्स में कंपलसरी होता है, तो इसको खतना बोलते हैं. सो ये खतना प्रैक्टिस किया जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ वे which we have in some cases seen that जब riots होते हैं तो know whether a man is हिंदू और मुस्लिम, दिस इज ऑल्सो सीन वेदर खतना हुआ है कि नहीं. सो दिस एक प्रैक्टिस है. बट ये खतना जो प्रैक्टिस है मेन में, इसके मेडिकल बेनिफिट्स है, बिकॉज जब ये आउटर स्किन निकाला जाता है तो दिस हेल्प्स इन रिडक्शन इन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ऑल्सो इन ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे HIV एड्स है, तो इसका रिस्क काफी कम हो जाता है. बट जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली एम्फसाइज किया. तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ये एक्ट को स्टॉप किया जाए. अगला न्यूज आइटम है अ मोर मस्क्यूलर राइस वेराइटी टेक्स ऑन व्हीट. सो जो राइस वेराइटी है इसका न्यू स्ट्रेन डेवलप किया गया है कर्नाटका की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में. और ये जो है राइस जो है उसमें
प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है, इट इज 6 to 7.5%, और वीट में प्रोटीन परसेंटेज 14 होता है, 14% प्रोटीन होता है। तो अभी जो ये नया स्ट्रेन बनाया उसमें 12 to 13% प्रोटीन कंटेंट होगा, ये राइस वेराइटी होगा। तो ये लाइजीन जो एक एमिनो एसिड है उसका अमाउंट इंक्रीज किया गया, तो इस अमाउंट इंक्रीज करने की वजह से लाइजीन की मात्रा इंक्रीज करने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इजीली ज्यादा होता है। तो ये इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो इस वजह से प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया है। तो ये राइस प्रोटीन जो होती है इसका एक बेनिफिट ये भी है कि एनिमल प्रोटीन के मुकाबले ये इजी टू डाइजेस्ट है, तो पचाने में आसान होती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, Ancient Buddhist site comes alive with cultural programs after 2 millennia. So ये अनुपू करके एक बुद्धिस्ट साइट है जो एक्सकेवेट हुई थी कृष्णा रिवर के बैंक के अलॉन्ग। तो यहाँ नागार्जुना सागर डैम है। तो ये नागार्जुना सागर डैम जब बन रहा था तब ये जगह एक्सकेवेट हुई थी। तो ये एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट्स मतलब प्रिजर्वेशन इनिशिएट किया गया है, और ये जो अनुपू साइट है यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। ये 80 हेक्टर लैंड लिया गया है और ये प्रेजेंटली अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाउंड्री पर है। तो ये जो नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा रिवर पे उसके पास ये है। तो यह अनुपू यहाँ पे फिलहाल न्यूज ये है कि इन्फोसिस फाउंडेशन ने यहाँ पे एक फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। तो बुद्धिस्ट रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी बुद्धिस्ट साइट है, वो आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज यूपीएससी में स्पेशली प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कृष्णा रिवर है, अमरावती और एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। तो अमरावती अभी न्यू कैपिटल भी है आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ पे होली साइट्स, बुद्धिस्ट साइट्स दिए गए, पर हमको सब कुछ याद नहीं करना है। ये जो नागार्जुना कोंडा है यहाँ पे है बाउंड्री पे, जैसे आप देख रहे हो, और ये अमरावती जो है 15 नंबर, जो न्यू कैपिटल भी यहाँ बन रहा है आंध्र प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स है। बाकी भी है पर वी कांट रिमेम्बर, हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, सब कुछ रिमेम्बर नहीं कर सकते। तो वो अभी याद कर ले लेकिन फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, जितना इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एसेंशियल है, उस पर ध्यान दो, उसको अच्छे से करो ताकि वो रिकलेक्ट भी हो, याद भी हो। और अगर कोई वन ऑफ सवाल ऐसे कुछ आ भी गया तो उसको स्किप करना है, उसके लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा के बाकी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये बात है। तो यहाँ पे 2 साइट्स ही रिमेम्बर कीजिए, अमरावती और नागार्जुना कोंडा। अगला न्यूज आइटम है, हाईकोर्ट बैन्स लिकर इन चारधाम हिंदू सर्किट, इन्वोक्स बिहार। उत्तराखंड हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर कर रही है कि वो कंप्लीट प्रोहिबिशन लाए उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी। तो यहाँ पे 4 धाम श्राइन्स जो है, इंपॉर्टेंट श्राइन्स यहाँ लोकेटेड है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर से ये कंप्लीट प्रोहिबिशन लाना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिलहाल यहाँ पे सेल ऑफ लिकर बैन किया है, पर उत्तराखंड हाईकोर्ट चाहती है कि गवर्नमेंट और करे, सब कुछ बैन हो, पोजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, सब कुछ। उन्होंने इवन ये सिख श्राइन्स जो है गुरुद्वारा से, वहां पे भी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर कंप्लीट प्रोहिबिशन का ऑर्डर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिलीजियस प्लेसेस की सैंक्टिटी मेंटेन की जाए। तो गवर्नमेंट को इसके इफेक्ट के लिए एक नोटिफिकेशन लाना होगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिहार का भी एग्जांपल लिया है कि जैसे बिहार गवर्नमेंट ने टोटल प्रोहिबिशन लाया, वैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी इसके लिए वर्क करना चाहिए। तो बिहार प्रोहिबिशन लॉ कंट्रोवर्शियल था थोड़ा, आपने स्टडी किया होगा, हमने ये न्यूज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट कह रही है, क्योंकि यंगर जनरेशन में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल अभी बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए ये जरूरी है। तो ये उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू है। वो चाहती है इवन कंट्री साइड में ग्रेजुअली लिकर का वेंडिंग जो है, लिकर सेल, वो कम किया जाए। तो ग्रेजुअली ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो ये 4 धाम साइट्स है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, सो ये डिस्ट्रिक्ट्स के कैपिटल्स है, पर ये उत्तरकाशी पूरा डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, मसूरी यहाँ है आपका डेस्टिनेशन, एंड ये नैनीताल। फिर अगला न्यूज आइटम है, वर्धा हिट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, टूरिस्ट रिमेन स्ट्रैंडेड। सो ये साइक्लोन वर्धा जो है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से हेवी रेनफॉल हुआ है और अंडमान सी में ये डिप्रेशन है,
साइक्लोनिक डिप्रेशन एक लो प्रेशर जोन होता है अराउंड विच जो साइक्लोन डेवलप होता है। तो ये हैवलॉक आइलैंड कंप्लीटली अनरीचेबल हो गया है, यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशंस हो गई है क्योंकि काफी हैवी रेनफॉल हो रही है। तो जो अंडमान आइलैंड्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं और अभी जो टूरिस्ट वहां है वो स्ट्रैंडेड है। शिप्स जो भेजी गई वो भी उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाई, उनको वापस आना पड़ा क्योंकि बहुत हाई सी वेव्स है। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इवन ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछती है, जैसे उन्होंने थोड़े साल पहले यहाँ पे ये भी पूछ चुके हैं कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को डिवाइड करता हुआ चैनल कौन सा है। सो ये 10 डिग्री चैनल है। सो ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ये निकोबार। सो इवन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर भी, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ये अंडमान, ये 3 मेजर अंडमान आइलैंड है। हैवलॉक आइलैंड जो है अभी न्यूज में वो यहाँ है। और फिर ये है लिटिल अंडमान आइलैंड। सो यहाँ पे भी साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में ये पैसेज है, उसको डंकन पैसेज कहते हैं। और फिर कार निकोबार आइलैंड्स के बाद ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है। सो ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। तो जो मेनलैंड इंडिया है उसकी सदर्न टिप और ऊपर है, तो लैटिट्यूड वाइज ये सदर्न यहाँ पे नीचे आता है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएन पैनल फाइंड्स टॉर्चर कंटिन्यूइंग इन श्रीलंका। सो श्रीलंका में एलटीटी के अगेंस्ट सिविल वॉर चल रहा था और सिविल वॉर एंड कंप्लीट वॉर जो गवर्नमेंट ने इंटेंसिव एफर्ट्स लिए और फाइनली थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस एलटीटी को कंप्लीटली एलिमिनेट किया 2009 में। तो ये लास्ट फेज जो था सिविल वॉर का, उस टाइम पे काफी एट्रोसिटीज की गई। तो एलटीटी की तरफ से भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी अक्यूजेशंस है। तो गवर्नमेंट ने आफ्टर दिस वॉर एक कमिटी बनाई जिसका नाम था लेसन्स लर्न्ड एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। सो क्या हमने सीखा इस सिविल वॉर से और इसका रिकंसिलिएशन, अभी जो यहाँ पे लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या करना है। तो इसके जो रिपोर्ट्स थे वो जनरली ज्यादा एलटीटी को ब्लेम कर रहे थे। 2012 में 10 में बनाई गई, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट, 2011 में इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी। तो इसमें ज्यादातर एलटीटी को ही ब्लेम किया गया। तो इट वाज कंसिडर्ड एज एन आई वॉश कि इंटरनेशनल स्क्रूटिनी ना हो इस मैटर पे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे। सो इसीलिए यह चाहते थे कि इंटरनेशनल स्क्रूटिनी ना हो। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर अभी भी इसके बारे में बात कर रही है। वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है सीआईडी श्रीलंका में, उनके काफी केसेस है कि अबडक्शंस होते हैं। तो व्हाइट वैन्स आती है जो जनरली सीआईडी की होती है, तो ये व्हाइट वैन्स लोगों को लेके जाती है और ये लोग मेजरली माइनॉरिटी कम्युनिटी जो तमिल्स है। तो जो एलटीटी थी वो तमिल माइनॉरिटी जो है, सिन्हाला इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका, तो तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। तो ऑफ कोर्स इट बिकेम अ कंप्लीट फुल फ्लेजेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद कंप्लीट आर्म्स एंड अटैक्स कंडक्टेड। सो ऑफ कोर्स इट वाज एलिमिनेटेड। बट जो ये तमिल माइनॉरिटी है इनको अभी अबडक्ट किया जाता है कि जो उनके रिलेटिव्स वगैरह जो मिसिंग है तो कहाँ है। तो गवर्नमेंट को अभी भी फियर है कि आगे क्या कैसे होगा। तो इसीलिए ये सब केसेस जो है टॉर्चर के केसेस, उनको हाईलाइट करना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है वो क्वेश्चंस अभी रेज किए जा रहे हैं। तो ये है इसके बारे में। श्रीलंका के स्पेशल इनिशिएटिव जो उन्होंने अभी लिए हैं उसके बारे में भी अप्रिसिएशन है। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका फ्रेम कर रही है और उसके अंदर जो फेडरलिज्म इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सब अप्रिशिएट भी हो रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है लेबर मिनिस्ट्री केप्ट इन द डार्क ओवर मेड अप सेक्टर लेबर रिफॉर्म पैकेज। सो जो ये लेबर मिनिस्ट्री का यूनियन कैबिनेट ने अभी डिसाइड किया है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको ऑप्शनल बनाया जाएगा। तो ये जून 2016 में सेंटर ने कहा था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑप्शनल होगा टेक्सटाइल और एपरल वर्कर्स के लिए जिनकी अर्निंग मंथली अर्निंग लेस देन 15,000 रुपीज है। तो ये प्रपोजल था। अभी यूनियन कैबिनेट कह रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो ये मेड अप प्रोडक्ट्स है जैसे कि टॉवेल, बेडशीट्स वगैरह, तो इसके लिए भी ये एलिजिबल हो गए, ये भी उनको ये भी अप्लाई करेगा। तो इसके लिए अमेंडमेंट चाहिए, एक्चुअली सिर्फ प्रपोजल है। लेबर मिनिस्ट्री फिलहाल कह रही है कि यूनियन कैबिनेट ने उनसे डिस्कस नहीं किया, उनको इस बारे में पता नहीं था। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट है 1952 का। तो प्रोविडेंट फंड्स एक्ट क्या होता है कि जो आपकी सैलरी है एम्प्लॉय की, तो उस सैलरी का एक हिस्सा, तो ये कंपलसरी है ये एक्ट के अंदर कि 12% उसका सेपरेट किया जाए
कंपल्सरीली सेपरेट रखा जाए और एम्प्लॉयर को भी इतना ही 12% सेम कंट्रीब्यूशन करना है और इसका एक फंड बनेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट ये काम आता है। तो ये मैंडेटरी है अगर एक फैक्ट्री में 20 या मोर वर्कर्स है तो ये मैंडेटरी है। तो अगर ये थोड़े सेक्टर्स के लिए निकाला जाएगा तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट चाहिएगा। तो वेदर ये गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करती है हमको देखना होगा, पर क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये जो पेंशनेबल सोसाइटी का गोल है कि लोगों के पास आफ्टर रिटायरमेंट भी इनफ मनी हो कि वो अपना ध्यान रख सके, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी शॉर्ट टर्म गेन है, एम्प्लॉयर्स भी ऑफकोर्स एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना नहीं चाहते और वर्कर्स भी जनरली जो लो पेड होते हैं वो चाहते हैं कि उनके सैलरी से कुछ डिडक्ट ना हो क्योंकि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स भी उनकी होती है। तो ये दोनों समझते नहीं है, पर लॉन्ग टर्म जो है इसका काफी बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट इसका रिलैक्सेशन जो कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बेसिकली टू अट्रैक्ट, ताकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा डेवलपमेंट हो, यहाँ पे स्पर हो, मतलब इकोनॉमिक ग्रो करे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये पर्पस से वो कर रही है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो विल वेट एंड वॉच कि अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती है या क्या होता है, देखेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है जिराफ फेसिंग एक्सटिंक्शन आफ्टर डिवास्टेटिंग डिक्लाइन, एक्सपर्ट्स वार्न। सो जो ये न्यूज आया है ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN के अंडर नहीं है बट UN इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हैं। तो ये एक रेड लिस्ट लाती है। तो ये रेड लिस्ट में सारे स्पीशीज जो है, फ्लोरा और फौना दोनों, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, इनमें क्या है, वल्नरेबल कौन सी स्पीशीज है, थ्रेटन क्या है, वो बारे में सब डिटेल्स दिए जाती है। तो इसको रेड लिस्ट बोलते हैं। प्रेजेंटली रेड लिस्ट में जो जिराफ पॉपुलेशन है ये काफी कम हो गया है। तो अभी लास्ट 30 सालों में ये स्पीशीज 2 IUCN कैटेगरीज जंप करके वल्नरेबल हो गई है। तो IUCN का कैटेगराइजेशन होता है ये। तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन देखा जाता है, तो लीस्ट कंसर्न से लेके फिर नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये 3 थ्रेटेंड कैटेगरीज है। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और फाइनली एक्सटिंक्ट। सो प्रेजेंटली जिराफ का लीस्ट कंसर्न से ये वल्नरेबल हो गई है 30 सालों में। तो ये पॉपुलेशन जनरली जिराफ अफ्रीका में पाई जाती है, तो ये डिक्लाइन हो रही है, ये हाईलाइट किया गया है। बाकी बर्ड स्पीशीज के बारे में भी बताया गया है कि ऑल इंटरनेशनल ट्रेड जो बर्ड स्पीशीज को कम्प्लीटली बैन किया गया था अक्टूबर 2016 में, पर फिर भी बर्ड स्पीशीज अभी भी हंटिंग होता है और उनका सेल भी होता है। तो देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन दिस टू। काफी नए बर्ड स्पीशीज भी ढूंढे गए हैं, तो ये 700 न्यू बर्ड स्पीशीज भी इंक्लूड किए गए हैं, पर उसमें से ऑलरेडी जब एन्यूमरेशन डेटा बन रहा था तभी 13 स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। तो ये सब पॉइंट्स भी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम डाला है रेड लिस्ट में, वो है 233 वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो जो क्रॉप प्लांट्स है जैसे फूड क्रॉप्स, मैंगोज, सनफ्लावर, इनकी वाइल्ड वेराइटीज भी होती है और ये वाइल्ड वेराइटीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको यूज करके हम न्यू वेराइटीज बना सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज विथस्टैंड कर सके, बेयर कर सके, जो पेस्ट्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो और वर्ल्ड का जो इतना फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए फूड क्रॉप्स अवेलेबल करने के लिए बेटर वेराइटीज चाहिए। लेकिन अगर ये वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स थ्रेटन होगी तो ये जेनेटिक मटेरियल पूरा लॉस हो जाएगा। तो वो हाईलाइट किया गया है। बाकी फिर जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, मूविंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, जैसे ईस्टर्न गोरिल्ला, व्हेल शार्क जो है दे आर मूविंग क्लोजर टू एक्सटिंक्शन, ये बताया गया है। जायंट पांडा जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे उसके लिए एफर्ट्स इनिशिएट किए गए हैं, तो अभी वो बेटर है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे। और पहले भी अक्टूबर 2016 में भी एक एनालिसिस में IUCN ने कहा है कि जो नंबर ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स है वो 2/3 खत्म हो चुके, खत्म हो जाएंगे 2020 तक कंपेयर टू 1970। सो 1970 से 2020 तक 2/3 खत्म हो जाएंगे वाइल्ड क्रिएचर। सो दिस इज ऑल्सो ह्यूज लॉस। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मास एक्सटिंक्शन हो रहे हैं वाइल्ड स्पीशीज के, क्योंकि काफी सारा लैंड फार्म लैंड के लिए लिया जाता है, फॉरेस्ट लैंड, माइनिंग किया जाता है, पोल्यूशन, एनिमल्स हंटिंग किए जाते हैं। तो ये सब की वजह से एनिमल स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कम होती जा रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है, जो लास्ट न्यूज आइटम, रैपिंग फूड इन न्यूज़पेपर अ हेल्थ हजार्ड, रेगुलेटर। सो ये FSSAI,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एडवाइजरी इशू किया है कि जो न्यूज़पेपर्स यूज किया जाता है एब्जॉर्बेंट पेपर की तरह, जो जनरली ऑयली प्रोडक्ट्स के लिए रैप करने के लिए फूड आइटम्स, पैकेज्ड आइटम्स को, तो ये जो जनरली स्ट्रीट वेंडर्स करते हैं ये एक हेल्थ हैजार्ड है। तो ये इंडियंस को स्लोली पॉइजन कर रही है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर इंक है उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी है, तो ये सारे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज करना है कि न्यूज़पेपर्स नहीं यूज किया जाए फूड आइटम्स रैप करने के लिए, तो इसलिए एक एडवाइजरी इशू की गई है। तो ये है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।